नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर लें थोड़ा द गार्डियन में एक छपी हुई रिपोर्ट की। वैसे नॉर्मली तो स्टैटिस्टिक्स की बात होती है, लेकिन वो गार्डियन की रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस इलेक्शन की हम लोग बात करते हैं, जो लोकतंत्र का जो पहला पड़ाव होता है, जो पहला स्टेप होता है। और अगर वही इलेक्शन को आप कहीं से अफेक्ट कर दें, उसको हेरा-फेरी करें या उसको कुछ इस तरह से करें कि वो प्रभावित हो इलेक्शन, वही सब के बारे में द गार्डियन की रिपोर्ट छपी है। गार्डियन की रिपोर्ट जो एक टीम जॉर्ज के नाम से है, मैं उसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में और ये जहां से आई है उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ये जो गार्डियन है, ये 1881 से निकलता हुआ पेपर है। 200 साल की इसकी हिस्ट्री है, 200 ईयर्स। 1821 में मैनचेस्टर गार्डियन ये था और 1959 में इसका नाम प्रेजेंट नाम हुआ। इसने बहुत से स्कूप किए हैं, बहुत से इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में अच्छा काम करते हैं। और जो एक सबसे बड़ा स्कूप था जो आपको याद होगा, पनामा पेपर्स, अगर आपको याद हो। हमारे यहाँ तो पनामा पेपर्स को लेके बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सी विदेश में सरकारें हिली, बहुत से राष्ट्राध्यक्ष और सरकारी जो हेड थे उन लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ा। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि हमारे यहाँ एक एक दिक्कत क्या है कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज जो हमारे यहाँ के लोकतंत्र में या हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम हो, खास करके पॉलिटिकल सिस्टम में अगर कोई दिखाता है कि देखो ये तुम्हारे यहाँ दिक्कत है, ये गंदगी है, तो हम लोग तो उसको राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम, देशद्रोही ये सब करने लगते हैं। गार्डियन चूंकि इंग्लैंड बेस्ड है, तो इंग्लैंड को अभी जैसे आपको, या अगर अभी ये बीबीसी को लेके खूब गाली बकी जा रही है कि इंग्लैंड कितना रद्दी है, कितना खराब है, इंग्लैंड में कितने लोग हैं, और वो इसी तरह के इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं एक बात सिर्फ आपको बता के आगे बढ़ूंगा, वो इंग्लैंड के बारे में बता के। जो इंग्लैंड है ना, वो उसने हमारे आजादी के बहुत से क्या, जो सारे शीर्षस्थ नेता थे, उनकी उनकी जो पढ़ाई लिखाई और उनका सोच विचार में उस इंग्लैंड का एक बड़ा प्रभाव था। गांधी जी को छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूं जो आज बीजेपी के सबसे बड़े आइडियलॉग, जो बीजेपी जिनसे बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है, सावरकर जी की। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि सावरकर जी का भी कहीं ना कहीं जो इनिशियल करियर है और जैसे उनकी जो सोच विचार हुआ, वो उसका एक बड़ा प्रभाव इंग्लैंड में था। सावरकर जी 1906 में लॉ करने लंदन गए थे, और उनका जो जो जहां से उन्होंने इस बीजेपी के अनुसार, और जैसा लगता है दुनिया में कि एक भारत को स्वतंत्र करने की उनकी एक अपनी कोशिश थी, उसका जो दो बड़े नाम चीजें थी, दो बड़े पड़ाव थे, इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी, ये उन्होंने लंदन में ही बनाई थी। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लंदन के इन बातों को नकार नहीं सकते। आज आप लाख गाली देते रहे, नहीं वो उनके चाटुकार हैं, फलाना है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं और बता के आगे बढ़ूं, वो इंटरेस्टिंग फैक्टर इसलिए है कि आज इटली को लेके हमारे यहाँ बहुत कुछ हंसी उड़ाई जाती है। इटली आई, इटली इटली इटली, लेकिन जो सावरकर जी के, जो वो लीडर जिन्होंने इनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और जो इनिशियल ईयर्स में जो इनके रोल मॉडल जैसे थे, जोसेपे मेज़िनी। अब वो नाम की प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं वो हूं, जियोसेपे मेज़िनी जो थे, उन्होंने इटालियन लीडर और फिलोसोफर, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। और इतना ही प्रभावित नहीं किया था, सावरकर जी इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी जीवनी को उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट कर किया था, कि जिससे उनके साथ के लोग भी इसको पढ़ सके। एक चीज और मैं कह दूं कि सावरकर जी के बारे में, क्योंकि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, सावरकर जी का नाम हरदम आता है तो वो जो हिंसात्मक प्रवृत्ति की जो चीजें होती है उसमें आता है। गोडसे जी के ने जो गांधी को मारा, उसमें तो उस कॉन्स्पिरेसी में इनका नाम था, फिर ठीक है, वहां से ट्रायल में नहीं प्रूफ हो पाया। लेकिन मदन लाल ढींगरा, जो जो भारत माँ के सच्चे सपूत, जिन्होंने वहां जाके गोली मारी अंग्रेज अफसर को और फिर वो फांसी पे चढ़ा दिए गए, उनकी भी जो कॉन्स्पिरेसी थी ना, वो सावरकर जी के लोग कहते हैं उन्होंने बनाई थी, और गन भी इन्होंने प्रोवाइड की थी। तो ये हरदम पीछे से रह के कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे, लेकिन खुद आगे बढ़ के जरा इन्वॉल्व नहीं होते थे, उसमें बच के चलते थे। उसमें जैसा कहा जाता है कि भाई अंडमान में इन्होंने
इसलिए माफी मांगी कि वो इनकी एक स्ट्रैटेजी थी अंग्रेजों से, और उसके बाद पेंशन भी ली, वो भी किसी स्ट्रैटेजी का भाग था। खैर, अभी ये जो गार्डियन ने जो जो लीक किया है, मतलब लीक नहीं किया, गार्डियन की जो स्टोरी है उसके अनुसार इजराइल के एक हनान साहब हैं, ताल हनान, जो फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर में रहते थे, मतलब उनकी स्पेशल फोर्सेस में काम करते थे, फिर रिजाइन करके उन्होंने एक अपनी संस्था बनाई और अब वो टीम जॉर्ज के नाम से काम करते हैं। वो जॉर्ज उनका नाम है, उसको उनकी पूरी उसको टीम जॉर्ज कहते हैं। इस स्टोरी के अनुसार पिछले 2 दशकों में दुनिया के करीब 30 इलेक्शंस को इन लोगों ने मैनिपुलेट किया। द टर्म यूज्ड इज मैनिपुलेट, प्रभावित किया है, और जिसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के किस इलेक्शन को है ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इंक्लूडिंग इंडिया। इनका जो काम करने का तरीका बहुत सोफिस्टिकेटेड, हैकिंग करते हैं, सैबोटॉज करते हैं, और एक ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया चलाते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सी ऑटोमेटेड होते हैं, बॉट्स बोलते हैं, तो एक ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन, भ्रामक सूचनाओं प्रसार करने का इनका स्पेशलाइजेशन है। मतलब जो हम लोग कहते हैं ना, झूठ बोलना है, इस सब में ये स्पेशलाइज करते हैं, भ्रामक चीजें फैलाना है। जैसे एक सूत्र है, इसको इसको देखिए, जो ये काम करते हैं उसका जो पैटर्न है वो बहुत कुछ, आप जब अगर ध्यान दीजिए तो आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो था मामला, पेगासस का जो मामला था, इन सब में कुछ ना कुछ आपको एक एक लिंक या एक पैटर्न या एक कुछ कहीं ना कहीं मिलता है। पेगासस के बारे में आपको अगर याद हो कि ये तो सर्वमान्य है कि बीजेपी सरकार ने 2017 में जो इजराइल के साथ एक $2 बिलियन की डिफेंस डील की थी, उसी का पार्ट ये था। सरकार अभी तक बता नहीं रही है कि इसको खरीद के पेगासस को कहां, स्पाईवेयर को कहां यूज किया गया, किसके अगेंस्ट यूज किया गया। वो अलग बात है कि इसकी हद में इनके अपने मंत्री, इनके अपने पार्टी के लोग भी आ गए थे, और बाकी लोग तो आए थे। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको पेगासस की बात याद दिला दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट के ने एक मॉनिटर के द्वारा एक गठित कमेटी, उसके द्वारा जो मॉनिटर हुई थी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो आदत उस समय का था सील्ड कवर में रिपोर्ट दी गई थी, जो आज तक पब्लिश नहीं हुई। क्यों अभी तक सील है, उस रिपोर्ट में क्या है, ये इस देश के नागरिक या किसी को भी पता नहीं है। हम लोग लोकतंत्र का बार बार कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन हम ये सब चीजें सील्ड कवर में रखें। ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है, ये बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म का एक नमूना है। इन कुछ एक ग्रुप ऑफ कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट ने 8 महीने तक अंडर कवर रह के छानबीन की, और जो हन्नान साहब हैं, जो जॉर्ज जिनका छद्म नेम है या सूडो नेम है, खुद इन अंडर कवर को उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने बारे में मतलब कैसे कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं। ये 3 रिपोर्टर थे, उन्होंने इस पूरे जो इनसे बात हुई हन्नान से, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। मतलब मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि इनके पास फैक्ट्स हैं। ये एनी, जैसे हिंडनबर्ग को मैं याद दिला दूं, हिंडनबर्ग बार बार चैलेंज कर रहा है, ही हैज ऑल द फैक्ट्स, उसके पास सारे फैक्ट्स हैं। उसी तरह से इनके पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, और जिसमें वो बता रहे हैं हन्नान साहब, मतलब जॉर्ज, टीम जॉर्ज के जो करता धरता है, कि वो कैसे इलेक्शन को प्रभावित करते हैं बिना कोई ट्रेस छोड़े। कोई सुराग भी नहीं रहता है, कोई वो भी नहीं देते हैं कि बाद में पता लग सके, और वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट करते हैं, प्रभावित करते हैं। हन्नान साहब ने बताया कि उनकी सर्विस जो सर्विस देते हैं, उसमें वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को देते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन को देते हैं, प्राइवेट कंपनीज को देते हैं, और जो सीक्रेटली पब्लिक ओपिनियन को चेंज करते हैं। मैं गार्डियन की पूरी रिपोर्ट का लिंक दे रहा हूं कि अगर आप देखना चाहिए तो वहां से आप देख सकते हैं। उनका एक, जो हन्नान साहब ने बताया, जो टीम जॉर्ज का एक प्रभावकारी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका नाम है एम्स। हम लोगों के यहाँ हम लोग सोचते हैं ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, इनका एम्स दूसरा है। वो दूसरे तरह का इलाज करता है या वायरस फैलाता है, वो आप सोचिए। उस एम्स का नाम है एडवांस इंपैक्ट मीडिया सोल्यूशन। ये फेक मीडिया प्रोफाइल को कंट्रोल करता है, फेक मीडिया प्रोफाइल है, और ये केवल सोशल मीडिया के सारे, आप सोचिए, सब पे ये काम करता है। फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, जीमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबको ये कंट्रोल करता है फेक मीडिया प्रोफाइल के साथ। अब आप जरा इसको थोड़ा समझिए, ये क्या होता है। ये एक कोई झूठी खबर इनके इस फेक मीडिया
किसी प्रोफाइल से एक उसको निकाला जाता है, फेक एक खबर। अब उसको जो जो आप हम और आप आम भाषा में ट्रोल आर्मी बोलते हैं, या जो इस सरकार के जो हमदर्द लोग हैं, जिसको हमारे मोदी जी एक इकोसिस्टम बोलते हैं कि इनका इकोसिस्टम, तो जैसे विपक्ष का इकोसिस्टम वैसे ही पक्ष का एक इकोसिस्टम जो है, वो इसको लेके फिर धड़ाधड़ लोग उसको आगे बढ़ाने लगते हैं। उसमें एमएलए भी हैं, एमपीज भी हैं, मंत्री भी हैं, वो बिना जाने उसको आगे बढ़ाने लगते हैं। फिर इसको और एम्पलीफाई, इसको कई गुना और बढ़ाता है जो हमारा कंट्रोल्ड मीडिया है, जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके, वो इसको और बढ़ाता है और फिर लोग इसको सच मानने लगते हैं या उनका दिमाग इससे अफेक्टेड होता है। इस चीज की एक दो चीजें समझ लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। ये 8 महीने ये इन्वेस्टिगेशन चला था, जो ये कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट था, और मतलब इट इज अ सैड थिंग, बट इट स्टिल रिमेन्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। ये जो लोग कहते हैं जर्नलिस्ट जो इसमें काम किए, कि दे वर इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ गौरी लंकेश। वही गौरी लंकेश जिसकी 2017 में हत्या हो गई थी, और मैं उसको किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उस गौरी लंकेश जिसने अपनी आखिरी रिपोर्ट में लिखा था, शी सेड कि आई एम सैल्यूटिंग द, जो इस तरह की रिपोर्ट, और उसने बताया था फेक कैसे चलता है, फेक न्यूज कैसे चलाई जाती है, इत्यादि इत्यादि, और वो बहुत से खुलासे करने वाली थी, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। ये जर्नलिस्ट कहते हैं कि वी आर इंस्पायर्ड बाय दैट इंडियन जर्नलिस्ट गौरी लंकेश। ये हमारे लिए इट इज अ मैटर ऑफ वो कि दुनिया का एक इस तरह के प्रतिष्ठित पेपर हमारी एक जर्नलिस्ट को से कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आज भी अनुत्तरित हैं। अनुत्तरित मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2018 में विपक्ष का ये बिल्कुल साफ आरोप था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका, आपको याद है उस समय जिसने सारे रिकॉर्ड्स लिए थे, कैम्ब्रिज एनालिटिका और बीजेपी में लिंक कैसे था 2014 के इलेक्शन में, याद है ना, कि 2014 के इलेक्शन को कैसे इफेक्ट किया था, कैसे उसके बाद 5 स्टेट इलेक्शंस में भी कैम्ब्रिज एनालिटिका की, ये सारी बातें आपको याद होंगी जो विपक्ष ने आरोप लगाए थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमको और आपको भी ये थोड़ा देखना है कि जिस तरह की न्यूज परोसी जाती है, और हमारे यहाँ के लोग बिना सोचे समझे, जो मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में हूं और हर जगह मैं जिसको कह चुका हूं, हार तो नहीं गया हूं बोलूंगा, लेकिन थक गया हूं ये कहते कहते कि भाई अपना कुछ उसको देख लो, समझ लो आगे। वो जो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट और आगे बढ़ाना, फैक्ट्री से माल आया, वो नकली फैक्ट्री से आया, फेक फैक्ट्री से आया, उसको आगे बढ़ाना, और उसके बाद उसको ओन करके समझना कि मैंने बहुत बड़ा राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद का काम किया है, ये एक बीमारी की हद तक हमारे देश में समस्या हो गई। इस बीच एक कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि ये ओनर ऑफ ये जो फेक न्यूज पोर्टल है, एक हिंदुस्तान में पोस्ट कार्ड न्यूज के नाम के एक ओनर है महेश विक्रम हेगड़े जी। वो भी, उनका भी महारत है इस तरह के मामले, कई इस तरह के महारथी लोग हैं देश में, लेकिन ये डायरेक्टली कांग्रेस आरोप लगा रही है, और ये साफ साफ है कि वो बीजेपी के उस इकोसिस्टम का पार्ट है। तो कैसे इन लोग फेक न्यूज फैलाते हैं, क्या करते हैं, इसका एक बड़ा खुलासा गार्डियन ने किया, और गार्डियन ने किया कि हम पहले भी कर चुके हैं, और कैसे किसी को डिस्क्रेडिट करते हैं, कैसे किसी के बारे में झूठ अफवाह फैला के, ना केवल समाज में, उसके परिवार में भी हम कैसे कैसे ये करते हैं, ये बात है। पैटर्न बिल्कुल साफ है, चीजें बिल्कुल साफ है, ये कौन कर रहा है और इसको सक्सेसफुली कौन यूज कर रहा है। जहां के एक बड़े नेता अपने, जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया योद्धा बोला जाता है। एक तो ये लोग आर्मी है, दे आर आर्मी। तो आर्मी तो किसी के ऊपर आक्रमण करती है, किसी को तहस नहस कर देती है। तो ये जो तहस नहस करने वाले लोग हैं, उनको उनका जो सबसे बड़ा नेता था उसने बताया भी था कि अगर झूठ भी फैलाना है तो कैसे फैलाओ। मुलायम सिंह का उदाहरण दिया था, अखिलेश का उदाहरण दिया था। ये हमको और आपको भी थोड़ा समझना है कि चाहे इस समय एक समय ऐसा आ गया है कि देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। देश के सामने आज आर्थिक चुनौती है। हमारे देश के एक बहुसंख्यक लोगों को, बहुसंख्यक मतलब करीब 80 करोड़ लोगों को, जो सरकार कह रही है उसको अगर वो सरकार अनाज न दे तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी। ऐसे देश में इस तरह से
लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना, न्यूज़ को अफेक्ट करना, मैनिपुलेट करना और सिलेक्शन जीतना, इससे हमारा लोकतंत्र कितना कमज़ोर हो रहा है, ये हम और आप रोज़ देख रहे हैं। तो थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा इन चीज़ों को अपने हिसाब से एनालाइज़ करिए। हमारे और आपके लिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इस पे भी थोड़ा बात करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद।